डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दी कि वो ईरान की बुरी तरह धुनाई कर देंगे जब ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम फिर खतरे में है। 28 जुलाई की शाम को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमलों में विराम की घोषणा के बाद पहली बार ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि सभी मिसाइलें रोकी गईं, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप पहले ही भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर इस बार ईरानी उनके साथ समझौता नहीं करते तो वो निश्चित रूप से पूर्ण युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हैं। स्पॉइलर, ट्रंप ऐसी धमकियां पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन कभी भी हालात नहीं बिगड़े। लेकिन इस घटना का महत्व इस बात में है कि ये ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य अड्डे पर पहली मिसाइल हमला है जब ट्रंप ने सैन्य अभियान को रोक दिया था, जैसा कि उन्होंने कहा था, कूटनीति को और मौका देने के लिए। कूटनीति को एक और मौका देने के लिए। और यह हमला उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद हुआ। कुल मिलाकर इस एपिसोड में हम समझेंगे कि असल में क्या हुआ, पक्ष क्या कह रहे हैं और आगे की घटनाओं के संभावित परिदृश्य क्या हैं। मेरा नाम अलेक्सेय पिचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और नीचे टिप्पणी करें। तो चलिए सटीक घटनाक्रम से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां दो अलग अलग घटनाओं को मिलाना नहीं चाहिए। ये दोनों ही ईरान के जॉर्डन पर हमले से जुड़े हैं, लेकिन आज ट्रंप ने सब कुछ थोड़ा मिला दिया और उदाहरण के लिए शुरू कर दिया। मौजूदा हमले से उन हताहतों को जोड़ रहे हैं जो अमेरिकी सैनिकों के बीच थोड़े पहले हुए थे। 18 जुलाई को ही ईरान ने जॉर्डन में मुआफक साल्टी एयरबेस पर हमला किया था। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ये इस युद्ध में कई महीनों में अमेरिका की पहली जंगी हानि थी और इसी ने ट्रंप को ईरान पर 13 दिनों तक हवाई हमले करने के लिए प्रेरित किया, या सही कहे तो हमलों को तेज करने के लिए। उसी समय जब सैनिकों की मौत पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ईरान के उस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता जिसमें उसने जून में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से बाहर निकलने की बात कही थी। इस बार अमेरिका निश्चित रूप से ईरान को पूरी तरह तबाह करेगा। लेकिन आपसी हमलों के 13 दिन बीत गए और फिर 24 जुलाई शुक्रवार को ट्रंप ने खुद कहा कि बमबारी में विराम की घोषणा की गई है। ऐसा कहा गया कि ईरानियों ने फिर से उनसे बातचीत की गुजारिश की है। ट्रंप की बयानबाजी के मुताबिक वे तो उनसे रुकने की सीधे मिन्नतें कर रहे थे। कहते हैं, कृपया आइए बातचीत की मेज पर बैठते हैं। ईरानियों ने जाहिर है इसका खंडन किया। आखिरकार 28 जुलाई की शाम को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने उसी जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान में कहा, उद्धरण है, सारी ईरानी मिसाइलें सफलतापूर्वक रोक ली गईं। अमेरिकी बल सतर्कता और उच्च स्तर की तैयारी बनाए हुए हैं। मौजूदा जानकारी के अनुसार इस बार कोई नुकसान दर्ज नहीं किया गया और 4 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं दागी गईं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि हमला उसी ने किया था। और आज सुबह 29 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में वादा किया, उद्धरण है, ईरान की ऐसी तैसी कर दूंगा। यह अमेरिकी सैनिकों पर जॉर्डन में हुए हमले के बाद कहा गया। आगे उनकी टिप्पणी है, हम उनकी ऐसी तैसी कर देंगे, हम उन पर जबरदस्त हमला करेंगे, उनकी अच्छी तरह पिटाई होगी। लेकिन ईमानदारी से कहे तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी लगभग ऐसी ही भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इस साल ईरान के साथ पिछले तनाव के दौरान भी उन्होंने यही कहा था,
और आमतौर पर यह सारी धमकियां लगभग हमेशा बेअसर ही साबित होती थीं। मैं आपको बस कुछ उदाहरण याद दिला दूं। ट्रंप की ऐसी कुछ खास टिप्पणियां। 11 जून को उस नाकाम हुए युद्ध विराम पर हस्ताक्षर होने से एक हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा, उद्धरण है, अगर ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की शर्तें नहीं मानता तो हम आज रात उनका बुरा हाल कर देंगे। नहीं निकाला। जुलाई की शुरुआत में ट्रंप ने फिर दोहराया, उद्धरण, हमने ईरान का बुरा हाल कर दिया, अब वे पागलों की तरह समझौता करना चाहते हैं। जैसा पता चला वे नहीं चाहते। फिर याद दिला दूं, ईरान ने युद्ध विराम तोड़ा और 13 दिन दोनों ओर से बमबारी हुई। 29 जुलाई को ट्रंप फिर से ईरान का बुरा हाल करने की धमकी देते हैं और इससे भी पहले अप्रैल में, जो कि वहां युद्ध का दूसरा महीना था, अप्रैल में जब ईरानियों ने पहली बार हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह बंद किया, ट्रंप ने कहा था, उद्धरण, उस कमबख्त जलडमरू मध्य को खोलो पागल कमीने, वरना तुम नर्क में जियोगे। लेकिन ये सारी धमकियां सिर्फ खोखली बातें निकली। वैसे कल ही अमेरिका के ईरान के खिलाफ युद्ध के पूरे 5 महीने हो गए हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद है, परमाणु कार्यक्रम भी वैसा ही है। युद्ध की शुरुआत में उठाए गए एक भी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं और अब 5 महीने बाद वो फिर से धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान का बुरा हाल कर देंगे। लेकिन ईरान के इस हमले का महत्व इस बात में भी है कि यह हमला ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ये उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी जब से 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू हुआ था। वैसे ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पर पिछले एपिसोड के कमेंट्स में बहुत सारे इजरायली आए जिन्होंने मुझे सच कहूं तो काफी अप्रिय रूप से चौंका दिया। आप लोगों ने तो मुझे सच में हैरान कर दिया। सच कहूं तो आप हर किसी पर बिना वजह झपट पड़ते हैं, हर जगह एंटी सेमिटिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसका मतलब हो या नहीं। आप हर किसी पर एंटी सेमिटिज्म का आरोप लगा देते हैं। जैसा कि मैंने समझा, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की राय थोड़ी भी आपकी राय से मेल नहीं खाती और आपको एपिसोड को पूरा सुनते भी नहीं, आप तुरंत ही गालियां देने लगते हैं, आरोपों के साथ, धमकियों के साथ। और यह सब तब हुआ जब मैंने ट्रंप और नेतन्याहू के बीच के संघर्ष पर पहले से सार्वजनिक जानकारी सामने रखी थी। जब मैंने कहा कि यह युद्ध के 5 महीनों में पहली मुलाकात थी, बहुत सारे इजरायलीज ऐसे थे जिन्होंने मुझे गालियां लिखना शुरू कर दिया, कहते हुए कि यह झूठ है। कितनी बार उन्होंने फोन पर बात की। सोचो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में उनकी कुल 8 व्यक्तिगत मुलाकातें हुई थीं। और यह सब उस तथ्य को कैसे बदल देता है कि युद्ध के 5 महीनों तक वे असल में व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे। ये इस तथ्य को कैसे बदल देता है। कुल मिलाकर इजरायली, आपने तो मुझे सच में चौंका दिया। मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं कल हैरान रह गया था। लेकिन चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। इससे एक दिन पहले 27 जुलाई को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बहुत गहन बातचीत शुरू करेगा, लेकिन चेतावनी दी कि वो बहुत सख्त सैन्य कार्रवाई पर वापस आ सकते हैं अगर कूटनीति से नतीजा नहीं निकलता। जब उनसे पूछा गया कि वो बातचीत के लिए कितना समय देने को तैयार हैं, ट्रंप ने संक्षेप में जवाब दिया, उद्धरण, बहुत कम समय, या तो ये जल्दी होगा या बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त रूप से दोनों ने अब दूसरे लक्ष्य पर हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक कि बुधवार को अमेरिकी और सऊदी सैन्य बलों ने इराक के पूर्व में ईरान समर्थित समूहों पर हवाई हमले किए। 30 से अधिक ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला के जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने सऊदी अरब के तेल बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इन हमलों में इराक के 7 प्रांतों में कम से कम 20 लोग मारे गए और 32 ईरान समर्थक लड़ाके घायल हो गए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जनरल मेजर तुर्की अल मालिकी ने कहा कि तेल प्रतिष्ठानों पर हमले ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों द्वारा इराक की ही जमीन से किए गए थे, साथ ही यमनी हूती भी इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर अब यह स्पष्ट है कि ईरान इराक और यमन की जमीन से सऊदी अरब पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। इस प्रकार 29 फरवरी की स्थिति कुछ इस तरह दिखती है।
ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित बलों पर हमला किया क्योंकि उन्होंने सऊदी की तेल अवसंरचना पर हमला किया था। और इसी समय मुख्य विवादित मुद्दे पर आखिरी कूटनीतिक पहल भी विफल हो गई। ये मुद्दा है हर्मुज, जलडमरू मध्य की स्थिति का। और अब आगे इसी के बारे में। हार्मुज जलडमरू मध्य में हालात सुलझने की उम्मीदें घट रही हैं। चर्चा ओमान के प्रस्ताव की है। रॉयटर्स के मुताबिक ओमान ने ईरान को हार्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन के लिए एक संयुक्त क्षेत्रीय तंत्र बनाने की योजना पेश की थी, जो मलक्का जलडमरू मध्य के नियंत्रण मॉडल पर आधारित है, जहां याद दिला दूं इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर इस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले ट्रांजिट का संयुक्त रूप से प्रशासन करते हैं और ये जहाज मालिकों के स्वैच्छिक योगदान पर आधारित है। ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ये जलडमरू मध्य उसका है, वो खुद तय करेगा कि किसे और कैसे उसके जरिए गुजरने की अनुमति मिलेगी। अब ईरान के विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख काजेम गरीबाबादी का कहना है कि ओमान के साथ नियंत्रण के बराबर बंटवारे की योजना ईरान के हित में नहीं है। उनका कहना है सब कुछ ईरान को मिले या फिर बिल्कुल भी नहीं, और यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि ओमान की भी अगर इसी तर्क से देखे हार्मुज जलडमरू मध्य पर उतनी ही दावेदारी है जितनी ईरान की। अंत में ईरान के विदेश मंत्रालय ने जलडमरू मध्य बंद रखने की घोषणा की। उसी समय अमेरिका की स्थिति यह है कि वे ट्रांजिट पर किसी भी तरह के शुल्क या टैक्स को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। यानी ओमान और ईरान द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक योगदान की योजना भी मूल रूप से वॉशिंगटन की मांगों के खिलाफ है। वैसे ईरान दिन ब दिन और भी ज्यादा बेलगाम होता जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान ने यूक्रेन पर हमले पर विचार किया था। इस प्रकाशन के अनुसार तेहरान ने 25 जुलाई को कैस्पियन सागर में अपने व्यापारिक जहाज पर हमले के बाद यूक्रेन के एक समुद्री बंदरगाह पर मिसाइल हमला करने की संभावना पर विचार किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक संभावित हमला प्रतीकात्मक था, यानी एक छोटी वारहेड वाली मिसाइल जिसका मकसद सिर्फ प्रतिक्रिया दिखाना होता, जो अपेक्षाकृत कम नुकसान करती है। और इस प्रकाशन के अनुसार ये योजनाएं फिलहाल राजनयिक प्रयासों के कारण टाल दी गई हैं। यहां मैं याद दिला दूं कि 25 जुलाई को यूक्रेनी बलों ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज पर हमला किया था। उस समय एक नाविक की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था, लेकिन वहां यूं ही मटर गश्ती करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि यह जहाज साफ तौर पर गंदे रूस में सैन्य सामान ले जा रहा था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन और यूरोप को अमेरिका ईरान संघर्ष में घसीटने की कोशिश बताया। कथित तौर पर यह हमला इजराइल के आदेश पर किया गया था। अरे ये तो वही ईरानी बकवास है। और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रमुख अब्बास अरकची ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिगा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और अरकची के अनुसार सिबिगा ने इस हमले को कथित तौर पर अनजाने में हुआ बताया। कहते हैं गलती से हमला हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है कि जब अमेरिका ने फारस की खाड़ी में ईरानी बंदरगाह ब्लॉक किए, कैस्पियन सागर तेहरान के लिए गंदी रूस के साथ व्यापार का और भी महत्वपूर्ण मार्ग बन गया। खुला या छाया व्यापार हो, यूक्रेन ने इसी छाया व्यापार पर हमला किया। मध्य पूर्व में एक और मोर्चा बढ़ते तनाव का है, लाल सागर और बाब एल मंडेब जलडमरू मध्य। ईरान समर्थित यमनी हूती आंदोलन अंसार अल्लाह, जिसने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की, वह बाब एल मंडेब जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों के गुजरने पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है, जिसमें केवल चीनी जहाजों को छूट दी जाएगी। यानी हुसियों ने तेहरान में अपने आकाओं के बाद लाल सागर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और अगर वे इसमें सफल हो जाते हैं तो वे जहाजों से शुल्क वसूलने की कोशिश करेंगे, जैसा कि ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य में करना चाहता है। कुल मिलाकर मूल रूप से ईरान और उसकी प्रॉक्सी सेनाएं क्षेत्र में दो जलडमरू मध्य, बाब अल मंदेब और हार्मुज पर पूरा नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। हार्मुज जलडमरू मध्य। ट्रंप अब तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके हैं। इन घटनाओं के संयुक्त आर्थिक प्रभाव पहले से ही तेल बाजार में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा इराक में ठिकानों पर हमले और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की पृष्ठभूमि में
ब्रेंट कच्चे तेल के वायदा बुधवार को $3.15 या लगभग 4% बढ़ गए और $87 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गए। ये एक व्यापक प्रवृत्ति की निरंतरता है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले हूती खतरे के कारण ब्रेंट ने 2 महीनों में पहली बार $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार किया था। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर हूती अपनी धमकियों को पूरा करते हैं, यानी अगर दोनों प्रमुख जलडमरू मध्य हरमुज और बाब अल मंदेब एक साथ बंद हो जाते हैं, तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें सच में $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। अब देखते हैं कि तनाव किसके लिए नुकसानदायक और किसके लिए लाभकारी है। अमेरिका के लिए यह तनाव राजनीतिक रूप से असुविधाजनक है। पेट्रोल मूल्य वृद्धि कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करती है और कई स्रोतों के अनुसार सैन्य विभागों ने जुलाई में 13 रातों तक हुए हमलों के बाद वायु रक्षा इंटरसेप्टरों के भंडार के गंभीर रूप से खत्म होने की पहले ही चेतावनी दी थी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 24 जुलाई को बमबारी अभियान को रोक दिया था। इसी वजह से 28 जुलाई को जॉर्डन पर हुआ हमला उसे अपनी साख बचाने और महंगी सैन्य कार्रवाई पर लौटने के कठिन विकल्प के सामने खड़ा करता है। सऊदी अरब में भी तनाव बढ़ना नुकसानदेह नहीं है। उसके तेल बुनियादी ढांचे पर हमले उसकी अपनी निर्यात आय को प्रभावित करते हैं। इसीलिए रियाद ने अब खुले तौर पर इराक में ईरान समर्थक ताकतों पर हमलों में हिस्सा लिया है। खतरे को जड़ से ही रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं ईरान के लिए हार्मुज जल डमरू मध्य में यथास्थिति बनाए रखना, यानी जल डमरू मध्य पर वास्तविक नियंत्रण, रणनीतिक रूप से फायदेमंद है, क्योंकि यही उसका दबाव बनाने का मुख्य साधन है। इसके साथ ही अमेरिकियों के साथ बढ़ता टकराव तेहरान के लिए सीधे सैन्य खतरे लेकर आती है। यही वजह है कि यूक्रेनी बंदरगाह पर हमले की योजना को टाल दिया गया, ना कि सीधे सैन्य खतरे। यही वजह है कि यूक्रेनी बंदरगाह पर हमले की योजना को टाल दिया गया, ना कि उसे अंजाम दिया गया। इस स्थिति में यूक्रेन, मैं कहूंगा, संघर्ष का एक संयोगवश शामिल पक्ष बन गया, क्योंकि कैस्पियन सागर की घटना दिखाती है कि कीव की ईरानी रूसी लॉजिस्टिक्स के खिलाफ की गई कार्रवाई अतिरिक्त मुख्य जोखिम के अलावा ये तनाव बढ़ने का अलग जोखिम भी बढ़ाती हैं। ये चीन के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उसे ईरान से भी और यमन के हूती से भी छूट मिल गई है। मतलब जैसा कि कहते हैं, वो संघर्ष से ऊपर रहा। और मुझे नहीं लगता ये मुफ्त में हुआ। इस पर मेरा अलग एपिसोड होगा। आगे क्या? पहला परिदृश्य है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर पूर्ण पैमाने पर हमलों का फिर से शुरू होना। अगर डोनाल्ड ट्रंप जॉर्डन में बेस पर हमले को पर्याप्त आधार मानते हैं और ये तय करते हैं कि संवाद समाप्त हो चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी इस घटना के बाद भी उसी ओर इशारा करती है। वैसे हम ईरान की हालत खराब कर देंगे जैसे बयान पहले भी दिए गए हैं। और दूसरा विकल्प है मौजूदा सीमित तनाव के स्वरूप को बनाए रखना, यानी ईरान समर्थक प्रॉक्सी और तीसरे देशों में स्थित ठिकानों पर सीमित हमलों का आदान प्रदान, जैसे कि इराक और यमन में। ओमान के जरिए बातचीत जारी रखते हुए खुद ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी को सीधे तौर पर फिर से शुरू किए बिना। और तीसरा परिदृश्य, संघर्ष का समुद्री मार्गों तक और आगे फैलना। अगर हौथी बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से शुल्क लेकर गुजरने देने या रास्ता बंद कर देने की धमकी लागू करते हैं, साथ ही अगर हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी जारी रहती है, और ये सब मिलकर दोहरा ऊर्जा संकट पैदा करेगा, जिसके बारे में विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं। अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला करते हैं, जो फिर से धमकियां दे रहे हैं, जिन्हें अब सिर्फ सस्ती बातें ही माना जाता है, जो शायद अब डराने के लिए काम नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि अब ट्रंप के ये बयान कि हम ईरान का बुरा हाल कर देंगे किसी को डराते हैं। ये किस पर असर करता है, मुझे समझाइए। 28 जुलाई की शाम ईरान ने पहली बार अमेरिकी हमलों की रोक के बाद जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। वे सभी रास्ते में ही रोक ली गईं। इसी समय अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित समूहों पर हमले किए। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के संयुक्त प्रबंधन पर ओमान के समझौता प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
हूसीबाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से गुजरने पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं के चलते तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे सैन्य कार्रवाई में लौटने के लिए तैयार है अगर बातचीत से जल्दी नतीजा नहीं निकला, और ये बकवास हम पिछले 5 महीनों से सुन रहे हैं। सब कुछ दर्शाता है कि बड़ा युद्ध तय है या डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि कहा जाता है, फिर से अपना मन बदल सकते हैं। अब कौन जानता है। यही बात अधूरी छोड़ता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें। इस एपिसोड के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन के जरिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स पर है, ऐसा कर सकते हैं। यही सब है। ध्यान रखें। सबको अलविदा।